नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा था और आज अपन को क्या है, हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो जो हेनरी के नियम है ना, तो इसका उपयोग जो सबसे पहला उपयोग होता है कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में। अब ये कार्बोनेटेड शीतल पेय होते क्या है ना, तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं जैसे कि स्प्राइट है, कोका कोला है, तो इनमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, अधिक दाब पर अधिक प्रेशर लगा करके उसमें क्या है, इसमें घोला जाता है। और जो बोतलें होती हैं उन बोतलों में अधिक प्रेशर के साथ इस कार्बोनेटेड जो शीतल पेय होते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, उसमें उसको भर देती है और उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, या जिसको अपन कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सोडा वाटर है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, तो उसमें इसी प्रकार की गैस इसमें भरी रहती है। और इसका क्या है, टेम्परेचर कम रखा जाता है। तो आपने शायद देखा होगा, या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है पी होगी, वैसे तो ये हानिकारक होती है, इसको अपन को नहीं पीना चाहिए, नुकसानदायक होती है। फिर भी यदि आप लोगों ने अगर पी है, ठीक है ना, तो आप देखोगे जब ये ठंडी रहती है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम रहता है, तो ये आपको एक झंझनाहट है ना महसूस होती है इसमें। और जब मान के चलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि इसको अपन फ्रिज के बाहर रख देंगे, तो अपन देखते हैं इसका जो तापमान है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपको मीठा पानी के जैसी लगती है, जैसे मीठा पानी अपन पी रहे हो। ठीक है ना, तो इसको क्या है, ये हेनरी के नियम के अनुसार ही इसमें है ना, जो कार्बोनेटेड है ना जो वाटर होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। इसके बाद दूसरा है समुद्र में सांस लेने में। तो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, ठीक है ना, समुद्र के नीचे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन है ना लेने के लिए वो क्या है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ में ले जाते हैं। उसमें जो वायु भरी होती है, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है। और जैसे ही वो समुद्र के नीचे जाते हैं तो अधिक गहराई हो जाती है। अधिक गहराई होने से उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारे जो ब्लड होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, घुल जाती है उसमें। तो जो ऑक्सीजन होती है वो तो अपने दैनिक क्रियाकलापों में यूज हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस है इसका उपयोग नहीं हो पाता, और जो ऑक्सीजन है वो अपने दैनिक कार्यों में उपयोग हो जाती है। और जैसे ही जो गोताखोर है समुद्र के ऊपर आते हैं, मतलब सतह पर आते हैं, तो जो ब्लैक नाइट्रोजन है ना पहले घुल गई थी रक्त में, वो क्या है, धीरे धीरे करके बाहर आती है। और बाहर आने से है ना, जो अपनी मांसपेशियां या मान चलो जो है ना, उसमें क्या है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि है ना बहुत ज्यादा उसमें तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसी प्रेशर कम होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में ब्लड से क्या है, बाहर आने लगती है। इससे क्या है, जोरों का दर्द होता है, और इस है ना इसको, इस बीमारी को अपन बैंड्स बोलते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं अपन बैंड्स। ठीक है ना, तो ये एक बीमारी होती है यदि अपन ऐसा करते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस मिला देते हैं। ठीक है, हीलियम गैस मिलाने से उसमें क्या होता है, जो वायु होती है वो तनु हो जाती है। तो इसका कुछ परसेंटेज भी है, ठीक है, इसमें परसेंटेज भी है, जो हीलियम होती है इसको अपन मिलाते हैं 11.7%। ठीक है, जो सिलेंडर ले जाएंगे समुद्र में नीचे जाने के लिए, जो गोताखोर होते हैं है ना, जो सिलेंडर ले जाते हैं, तो उसमें हीलियम कितनी 11.7% होती है, और 56.2% होती है उसमें नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो होती है आपकी 56.2% इसमें नाइट्रोजन होती है। और वहीं पे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 32.1 होता है। 32.1 ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है।
ठीक है, तो इन सभी का क्या है, उसमें मिश्रण यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इस बीमारी से वो क्या बच जाते हैं। और जैसे ही प्रेशर उसका कम होता है तो जैसे ही वो ऊपर सतह पर आते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो आराम से क्या है निकल जाती है। ठीक है ना, हीलियम के साथ में वो क्या है बाहर निकल जाती है ना। तो सांस लेने के उपयोग के लिए टैंकों में क्या हीलियम को है ना मिलाकर उस वायु को क्या है तनु कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मल में अभी अपन जैसे सांस ले रहे हैं है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी प्रकार का जो मीडियम है वो सिलेंडर में बन जाता है जब अपन इस तरीके का उसमें मिश्रण लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है ना, हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है कि गहरे समुद्र में अपन सांस कैसे लेते हैं और कोई दिक्कत ना हो, है ना, तो इसके लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, तो जैसे ही अपन अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना, वो क्या है कम होने लगता है और साथ में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी क्या है कम होने लगती है। जो सतह होता है, सतह की अपेक्षा जब अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही कम होगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, इसके कारण जो पर्वतारोही होते हैं है ना, उसको क्या है कमजोरी महसूस होती है और वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होने के कारण और अपने शरीर का दाब है ना अधिक हो जाने के कारण क्या हो जाता है, उसकी नसों जो होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या है उसमें वो फट जाती हैं। और है ना कभी कभार देखा होगा आपने या मान के चलो कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं तो जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो उनकी नाक से खून बहने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, उनकी मांसपेशियों का प्रेशर उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब ऊंचाई पर जाते हैं तो उसका वायुमंडलीय दाब क्या है कम हो जाता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन है ना लेने में या सांस लेने में उन्हें कठिनाई भी होती है और इसके साथ में वायुमंडलीय प्रेशर है वो कम होने के कारण है ना जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या है फट जाती हैं, जिससे उनकी नाक से क्या है खून बहने लगता है। ठीक है, तो जब उनको ये कमजोरी महसूस होती है यानी कि ऑक्सीजन क्या उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उनको कमजोरी महसूस होती है और इस बीमारी को अपन एनोक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जो सोचने की जो क्षमता है वो क्या है वो कम हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन एनोक्सिया। इस बीमारी को अपन बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी वो क्या है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही इसके अनुप्रयोग थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है अणुसंख्यक गुणधर्म या जिसको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो विलयन होता है ना, तो विलयन के कुछ अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं यानी कि उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो अपन उसको देखेंगे। बाकी जो डिटेल है ना एक बाई एक जो डिटेल है वो अपन बाद में देखेंगे। आज अपन केवल इतना देख लेते हैं कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। अब अपन को पढ़ना है अणुसंख्यक गुणधर्म या विलयनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं या जिसको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो विलयन होता है, ठीक है, तो उसमें जितना भी आयतन लिया है तो उस आयतन में जितने भी उसके जो कण होंगे, ठीक है ना, तो क्या है ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि विलयन की संरचना क्या है, उसमें क्या मिला हुआ है, तो ये इस पे निर्भर नहीं करता। ये क्या करता है, ये निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मान के चलिए कोई अपन ने है ना विलयन लिया है, ठीक है ना, उसका आयतन क्या है निश्चित है और उसमें क्या है जो भी अपन ने विलय उसमें मिलाया हुआ है तो उसकी संख्या क्या होती है, अणु की परमाणुओं की है ना कितनी संख्या होती है, ये उस संख्या पर निर्भर करते हैं। उसी को ही अपन क्या है अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, अणु संख्या यानी कि अणुओं की संख्या, जो विलय के अणु होते हैं उनकी संख्या पर ही निर्भर करते हैं। उसी को ही अपन क्या है अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें अपन परिभाषा लिख सकते हैं इसमें
विलयन के कुछ गुण, विलयन के कुछ गुण, विलयन के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित, विलयन के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में, उनके निश्चित आयतन में, उनके निश्चित आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, विलेय के कणों, विलेय के कणों जैसे अणुओं, परमाणु या आयनों, जैसे अणुओं, परमाणुओं, या आयनों, की संख्या पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये विलयन के रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते। ये क्या है, विलयन की ये जो विलय होता है उसकी रासायनिक संगठन पर या रासायनिक संरचना पर ये निर्भर नहीं करते। यानी कि विलय की संरचना क्या है, उसका संगठन कैसा है, किससे मिला है ना, किससे मिल के बना है, ये उस पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। वो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अणु संख्या गुणधर्म है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव lowering of vapor pressure, vapor pressure, या इसको बोलते हैं अपन आर एल वी पी बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, आर एल वी पी। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का
अवनमन, हिमांक का अवनमन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब, इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार क्या होती है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, किसकी होती है, विलयन की होती है। ठीक है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, विलयन की होती है। ठीक है, विलयन में क्या है, विलय होता है और विलायक होता है। ठीक है, तो पहला है बाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, इसमें अपन बाष्पदाब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें अपन को राउल्ट का नियम भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले अपन बाष्पदाब के बारे में पढ़ेंगे, बाष्पदाब होता क्या है, फिर इससे संबंधित राउल्ट का नियम है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आपेक्षिक अवनमन का जो डेरिवेशन है, या इससे अपन जो अणुभार है, विलय का अणुभार अपन कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में भी इसमें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे परासरण दाब, और साथ में इसी में आएगा बांड ऑफ फैक्टर भी, है ना, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो अपन है ये अगली क्लास में अपन कवर करेंगे। तो आज की क्लास अब अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में क्या है, अपन इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना, क्रम बाय क्रम ये सब पढ़ेंगे। पहले अपन बाष्पदाब पढ़ लेंगे कि बाष्पदाब होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन राउल्ट का नियम भी पढ़ेंगे, और इससे फिर जो बाष्पदाब का अवनमन है उससे क्या है अपन अणुभार कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।